तो हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूं मनीषा और मैं स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल मनी ट्री विद मनीषा पे। आज का स्टॉक मार्केट का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और आप लोगों को अगर ये बात मेरी ये टॉपिक अगर अच्छे से समझ में आ गया ना, तो आप कभी भी जल्दी में शेयर को सेल नहीं करेंगे, मतलब कि कम प्रॉफिट पे स्टॉक से बाहर नहीं आएंगे और पैनिक सेलिंग नहीं करेंगे। आज का मेरा टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस। किस तरह से स्टॉक मार्केट में या स्टॉक मार्केट को डील करते वक्त आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस रखनी होती है। अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं रखते हैं तो आपको स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। आप कभी भी स्टॉक मार्केट के जो एक्चुअली प्रॉफिट्स हैं ना, आप उन तक पहुंच ही नहीं पाओगे। और इनफैक्ट हमेशा 50 स्टॉक्स में एंटर और एग्जिट करने के बावजूद आपके हाथ कभी प्रॉफिट नहीं आएगा। और उसका एक्चुअल रीज़न ना आपका नॉलेज है, ना आपका कैपिटल है, ना स्टॉक मार्केट है। उसका एक्चुअल रीज़न है आपका इमोशनल बैलेंस। तो इमोशनल बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसी टॉपिक पे आज की मेरी क्लास है। फंडामेंटल एनालिसिस का ये टॉपिक है। जब भी फंडामेंटल एनालिसिस हम किसी स्टॉक का करते हैं ना, तो अपने दिमाग को बैलेंस करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग करते वक्त, स्टॉक मार्केट को डील करते वक्त जितनी और चीज़ें इंपॉर्टेंट है उतने ही आपके इमोशंस इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी के मैं अपनी क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। ये मेरा एक्चुअल क्लास है, जिस तरह से मैं अपने क्लासेस लिया करती हूँ। क्लासेस मेरी फंडामेंटल बेसिक चलती हैं जो आप लोगों के सामने है। इसके अलावा मेरी फंडामेंटल की एडवांस क्लासेस हैं जिसकी क्लासेस मैं मंडे को लिया करती हूँ। और इसके अलावा मेरी टेक्निकल की एडवांस क्लासेस चल रहे हैं जिसमें मैं किस तरह से ट्रेड लेती हूँ, चार्ट्स पे मैं क्या क्या देखती हूँ, ये सारी चीज़ों की स्टडी मेरी टेक्निकल एनालिसिस की क्लास में होती है। तो चलिए बिना देरी के पहले क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास की स्टार्टिंग से पहले, क्योंकि मैं इस क्लास में मेरे सारे नए पुराने जितने भी लोग होते हैं उनकी क्वेरी ज़रूर शामिल करती हूँ, चाहे वो पर्सन अवेलेबल है उस क्लास में या नहीं, लेकिन यस, उनकी क्वेरी मैं इस क्लास में ज़रूर आंसर करूँगी। तो चलिए सबसे पहले वन बाय वन, सबसे पहले मैं क्लास कनेक्ट करूँगी और उसके बाद हम बात करेंगे सबसे पहले क्वेरीज पे और उसके बाद अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को लेके अपनी क्लास होगी। तो मैं शुरुआत करती हूँ अपनी क्लास की और क्लास है मेरी इमोशनल मैनेजमेंट पे। सर एक और रह गए हैं, 1 मिनट। तो सबसे पहले मिस प्रीति शर्मा की क्वेरी लूँगी, वो क्लास में नहीं है। उनका कहना है कि माइक्रो, स्मॉल, मिड कैप और लार्ज कैप क्या होता है। तो 3-4 कैटेगरीज हैं। मार्केट कैप के अकॉर्डिंग हम इनको बांटते हैं। अगर 500 करोड़ रुपए तक की कंपनी है तो माइक्रो कैप है, 500 से 5000 करोड़ रुपए तक की कंपनी है तो स्मॉल कैप है, 5000 से 50,000 करोड़ तक की कंपनी है तो मिड कैप है, और बियॉन्ड 1 लाख करोड़ वो ज़्यादातर सारी लार्ज कैप्स हैं। तो हमको एक चीज़ ध्यान रखनी है। फिर सेकंड इनका यही है कि हमें किस में पैसा डालना चाहिए। तो आप ये जो सीरीज़ मैंने आपको बताई है ना, इसको उल्टा कर लो जस्ट। अगर मार्केट में एंट्री की है तो सबसे बड़े शिप्स, सबसे सेफ चीज़ें जहाँ पे आप अपने सारे एक्सपेरिमेंट करोगे फर्स्ट 3 इयर्स, ट्रेडिंग करनी है, इन्वेस्टिंग करनी है, फंडामेंटल करना है, टेक्निकल करना है, जो मर्जी करना है, फर्स्ट लार्ज कैप से स्टार्ट करो। जब आप लार्ज कैप में पक्के हो जाओ, लार्ज कैप स्टॉक्स का वो किस तरह से कब गिरता है कब चलता है, क्योंकि वो आपको एक तरह से सेक्टर कब चलेगा सेक्टर कब गिरेगा ये भी बता देगा। आज एक सर मेरे को क्वेरी कर रहे थे कि मैम टीसीएस में क्या हो रहा है। तो आप ये समझो, अगर मैं टीसीएस को या किसी आईटी स्टॉक को इस साल नहीं आपको पढ़ा रही हूँ और इस साल नहीं मैंने आईटी सेक्टर पे ध्यान दिया, दैट मीन्स ये साल आईटी के लिए नहीं है। मतलब ये जो ऑनवर्ड्स, जब जो आगे आने वाला साल है 25-26, ये साल आईटी के लिए उतना अच्छा नहीं है। तो आप समझो, अब क्योंकि मार्केट रिकवरी का टाइम है और मैंने आपको अपनी एक क्लास में बताया भी था, जब भी मार्केट रिकवर करेगा ना तो आईटी ठंडा हो जाएगा, आईटी धीरे धीरे नीचे चला जाएगा। तो जो स्टॉक, जो सेक्टर मैंने इस साल चूज़ किए हैं, पिक किए हैं ना, बहुत सोच समझ के पिक किए हैं। और जब भी इकोनॉमी की ये वाली साइकिल आएगी तो जितने स्टॉक जहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं ना, वही स्टॉक सबसे पहले रिकवरी के टाइम पे आपको उठते हुए दिखेंगे। उन्हीं स्टॉक्स में चाल, स्टॉक इन द सेंस हमने क्या क्या किया है, हमने हर एक सेक्टर से एक स्टॉक लेने की कोशिश की है। तो जब इकोनॉमी में चाल आएगी तो उसी तरह से पहले ये सेक्टर चलेगा, फिर दूसरा सेक्टर चलेगा, फिर तीसरा सेक्टर चलेगा। तो माइक्रो, स्मॉल, मिड कैप, लार्ज कैप क्लियर है। और दूसरी बात, सबसे पहले किस में हमको इन्वेस्ट करना है वो भी क्लियर है।
कि पहले लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना है। जब लार्ज कैप में कौन से शेयर की कैसी चाल है, कैसा पैटर्न है, वो सेक्टर कब चलता है, वो सेक्टर क्यों चलता है, वो सेक्टर कब गिरता है, जब इनका नॉलेज हो जाए तब आपको एडवेंचर करने हैं मिड कैप पे। उसके बाद आपको आना है स्मॉल कैप पे, और माइक्रो कैप पे तो मैं आपको बोलूँगी आपको कभी आना ही नहीं है। ठीक है, माइक्रो कैप स्टॉक्स पे आपको कभी आना ही नहीं है। फिर थर्ड इनका क्वेश्चन था कि 500 कंपनीज कौन सी हैं। तो ये 500 कंपनीज मेरी क्लास होते होते आपको, आप ये समझना, हर सेक्टर के वो आपका ये अपना स्टडी पूरी होते होते आपको पता चल जाएगा हर सेक्टर के, चाहे वो कोई सा भी सेक्टर हो, उसके केवल ऊपरी 3 स्टॉक, कोई भी सेक्टर हो उस सेक्टर के केवल ऊपरी 3 स्टॉक ऐसे हैं जिससे बाहर आपको शुरुआत में तो बिल्कुल नहीं जाना है, शुरुआत में बिल्कुल भी नहीं जाना है। मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आपने हर सेक्टर के ऊपर वाले 3 से 4 स्टॉक पे भी अगर मास्टरी कर ली ना, उनके पैटर्न्स भी पकड़ लिए, उनके बिहेवियर भी पकड़ लिए, उनके बिजनेस मॉडल्स भी स्टडी कर लिए ना, मोर देन इनफ है। आप यहीं पे बहुत अच्छा कमा लोगे, आप ट्रेडिंग भी कर लोगे, आप इन्वेस्टिंग भी कर लोगे, आप अच्छे रिटर्न्स भी ले लोगे। तो जब पहली बात तो जब शुरुआत चारों तरफ हाथ पैर मार के नहीं करनी है, शुरुआत करनी है उस सेक्टर के मार्केट लीडर से। तो 500 कंपनीज आपको धीरे धीरे अपनी क्लासेस में पता चलते जाएंगी। बैंकिंग कौन सी है, फाइनेंस कौन सा है, कैपिटल गुड्स की बात करेंगे। आपको एक मोटा मोटा अंदाजा दे रही हूँ, कोई भी सेक्टर है उसकी ऊपरी 4 कंपनीज बस, इससे बाहर नहीं जाना। तो लगभग 80-90 सेक्टर्स हैं, और वो 80-90 सेक्टर्स की लिस्ट आपको कहीं भी मिल जाएगी। आप मनी कंट्रोल देख लो, आप गूगल पे सीधा सर्च कर लो कि अब जो भी फेवरेट नहीं, मतलब मोटे मोटे जो सेक्टर्स है ना इंडियन स्टॉक मार्केट में, तो वो लगभग 80 to 90 हैं। मनी कंट्रोल पे आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी, और उस पूरी लिस्ट के बाद में उस हर सेक्टर के 2-3 आपको लार्ज कैप और एक अच्छा मिड कैप मिल जाएगा। एक फॉर्च्यून 500 लिस्ट और होती है, फॉर्च्यून 500 लिस्ट में, हाँ एक चीज़ और बताती हूँ, एक फॉर्च्यून 500 लिस्ट तो शायद इंटरनेशनल लेवल पे, और उस इंटरनेशनल लेवल की उस फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में कौन कौन सी इंडियन कंपनीज हैं, इस पे थोड़ा नज़र रखना। उसमें आपको 2-4 अच्छे मिड कैप स्टॉक्स मिल जाएंगे। तो अगर आपको मिड कैप स्टॉक ढूंढने की भाई अच्छे मिड कैप स्टॉक कौन से हैं, तो फॉर्च्यून 500 में जो मिड कैप स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको जगह मिलती है। तो अगर आपको खुद से नहीं पता है कि भाई कैसे ढूंढे मिड कैप अच्छी कंपनियां, तो फॉर्च्यून 500 से आप वो मिड कैप कंपनीज की लिस्ट उठा सकते हो। मतलब इंटरनेशनली सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाली वो 500 कंपनीज हैं। तो इंडियन कौन कौन सी आप देख सकते हो उनमें। ठीक है, फिर इनका एक क्वेश्चन था, कब कौन सा सेक्टर चलेगा और कैसे पता चलता है। तो जितना न्यूज़पेपर के टच में रहोगे, न्यूज़पेपर आपको बताएगा कि कब कौन सा सेक्टर चलने वाला है और कब कौन सा सेक्टर गिरने वाला है। वैसे तो जब आप 3 साल का न्यूज़पेपर पढ़ लोगे ना, तो आपको खुद ही मास्टरी हो जाएगी कि कब कौन सा सेक्टर चलने वाला है। आपको फिर न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी, एक्सेप्ट कंपनीज के रिजल्ट देखने के अलावा। आपको पहले पता होगा कि ये न्यूज़ आगे 3 महीने में किस सेक्टर में क्या न्यूज़ छपने वाली है। ये ऑलमोस्ट कोई ऐसा इंसिडेंस तो आपको तभी पता चलेगा, किसी कंपनी में आग लग जाती है, किसी कंपनी में कुछ दुर्घटना हो जाती है। जैसे आईएक्स का शेयर आज एकदम से टूटा। अब आईएक्स का शेयर जो एकदम से टूटा, उसके पीछे क्या रीज़न था कि सरकार का एक डिसीजन आना था जो लगभग 1 साल से पेंडिंग था। 1 साल पहले आ जाना था वो, लेकिन सरकारी डिसीजन था, वो पास होते होते लग गया उसमें पूरा 1 साल का टाइम लग गया। अच्छा, इस चीज़ की थोड़ी भनक अभी लगने लगी थी, शायद एयरटेल ने आईएक्स में अपना स्टेक सेल किया था थोड़े दिन पहले। तो पहले मैंने आईएक्स को अपने वॉच लिस्ट में लगा रखा था कि इस कंपनी में थोड़ा बहुत पैसा लगाया जा सकता है, जिस तरह से इसका टेक्निकल चार्ट बन रहा था। लेकिन मैं बोलती हूँ ना, केवल टेक्निकल के भरोसे, अगर आपको फंडामेंटल नहीं पता है और न्यूज़ नहीं पता है, उस कंपनी की न्यूज़ नहीं पता है ना, आप शॉर्ट ट्रेड नहीं ले पाओगे। और इसका बहुत बड़ा एग्जांपल आईएक्स में देख लिया। आईएक्स की न्यूज़ मैंने देखी थी, तो वो मार्केट डीकपलिंग वाली न्यूज़ जो लगभग 1 साल पहले आ जानी थी, लेकिन आई वो आज, और न्यूज़ आते के साथ मार्केट में आईएक्स के शेयर में 25-30% एक साथ लोअर सर्किट दिया है आईएक्स के शेयर ने। तो इसलिए केवल टेक्निकल के भरोसे आप शॉर्ट ट्रेड नहीं ले सकते। आपको तीनों चीज़ों में पक्का होना है। फर्स्ट आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना है, सेकंड आपको टेक्निकल एनालिसिस करना है, और थर्ड उस स्टॉक में जिसमें आप पोजीशन लेने जा रहे हो ना, उस स्टॉक में आपको देखनी है पिछले कम से कम 1 साल की न्यूज़। ठीक है, तो ये आपको
अगर कहीं भी कुछ न्यूज़ आने वाली है, जैसे आईएक्स के शेयर, जैसे ही अभी 1-1.5 महीने पहले आईएक्स के शेयर में एक वो न्यूज़ आई थी ना, जिस दिन की एयरटेल ही था शायद, मैं स्किप कर रही हूँ, कोई बड़ा प्लेयर था जिसने आईएक्स में अपना स्टेक सेल किया था, मैं मिस कर रही हूँ अभी, आई मे बी रॉन्ग, हो सकता है एयरटेल ना हो, कोई कंपनी हो, एकदम से स्किप कर रहे हैं, मैंने बहुत अच्छे से वो न्यूज़ पढ़ी थी। तो उन्होंने अपना बड़ा स्टेक आईएक्स में कट किया था जब आईएक्स लगभग 200 के पास था। वो स्टेक सेल होते के साथ मैंने अपना वॉच लिस्ट से भी आईएक्स को हटा दिया था, वरना मैं आईएक्स में जिस तरह का टेक्निकल पैटर्न बन रहा था तो मैं उसको लेने का पहले प्लान कर रही थी, लेकिन वो न्यूज़ आई तो मुझे लगा एक बड़ा प्लेयर आउट हुआ है, मतलब कोई न्यूज़ नेगेटिव आने वाली है। और ये आपको कैसे पता चलेगा? चार्ट पे, या तो चार्ट पे पता चल जाएगा या न्यूज़ में पता चल जाएगा। और न्यूज़ थोड़े दिनों पहले मैंने देखी तो न्यूज़ से भी आपको बराबर वाकिफ रहना पड़ेगा, बिना न्यूज़पेपर के नहीं होगा, बिना न्यूज़पेपर के आपका काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो आईएक्स में वही हुआ, जो 1-1.5 साल पहले न्यूज़ आनी थी वो अब आई, और जिन्होंने भी आईएक्स सोचो ट्रेडिंग के लिए ले रखा था, अब मैं इसलिए बोलती हूँ कि ट्रेडिंग में केवल टेक्निकल चार्ट पैटर्न के आधार पे, मैं क्यों नहीं किसी को भी टेक्निकल सबसे पहले सिखाती हूँ, उसका बड़ा रीज़न यही है, केवल टेक्निकल चार्ट पैटर्न के आधार पे 100% शॉर्ट ट्रेड नहीं लिया जा सकता, चाहे टेक्निकल कितने भी स्ट्रांग हो। एक छोटी सी न्यूज़ आती है और स्टॉक एक साथ 20% नीचे, तो इसलिए आपको उस शेयर में, उस सेक्टर में क्या चल रहा है ना, आपको पता होना चाहिए, नहीं तो इसी तरह से फिर फंसना हो जाता है। अगर सपोज किसी ने 200 रुपये पे आईएक्स को ले रखा होगा, उसकी क्या हालत हुई होगी आज, एक साथ एक दिन में शेयर 30% गिरा है। तो इसलिए बहुत बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता है, बहुत ज़्यादा अपडेटेड आपको रहना पड़ेगा, बिना न्यूज़पेपर के काम नहीं चलेगा। तो ये हो गई मिस प्रीति शर्मा की क्वेरी, और अब बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेरीज, आपको भी अच्छा लगेगा। अब तक की चीज़ों में किसी का कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है मुझसे। चलिए, अब मिस नेहा जयंत मैम की क्वेरी लूँगी। इन्होंने पूछा है, फर्स्ट इनकी क्वेरी है इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक को लेके। तो इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक के बारे में इनका कहना है कि बाइंग रेंज से शेयर प्राइस अप होने पे परेशानी क्यों होती है। वो अपना एक्चुअली मेंटल सेटअप कुछ ऐसा होता है कि हमें इतने प्राइस पे मिल जाए तो अच्छा है, ठीक है। हम सब नीचे से नीचे प्राइस पे लेना चाहते हैं, तो इसलिए जब भी हम उस शेयर को, प्राइस को अप देखेंगे तो हमें परेशानी होगी। ये आपको भी होती है, मुझे भी होती है, और इंडिया में जो भी ट्रेड डाल रहा है ना, सपोज मैंने कुछ प्लान किया कि मुझे ये पर्टिकुलर शेयर इतने पे लेना है, लेकिन अगर उस शेयर का प्राइस हमें ऊपर दिखेगा ना अपनी बाइंग रेंज से, तो हमें होगी परेशानी। पहली बात तो वो सबको होती है, आप अकेले नहीं है उसमें, ठीक है। फिर ये कहती हैं कि क्यों वो रेंज फिक्स हो जाती है और उसको कैसे डील करें। सपोज हमने किसी शेयर को लेने का प्लान किया कि मुझे 150 पे ये शेयर लेना है, और पहली बात तो आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं करना है कि मुझे ये स्टॉक इतने पे ही लेना है। कई बार एकदम से बड़ा प्लेयर उसमें आ जाएगा, कई बार आपने जो प्लान किया होगा उससे 5% ऊपर भी आपको वो स्टॉक लेना पड़ता है। तो यहीं पे काम आता है आपका टेक्निकल एनालिसिस, जहाँ पे आपके इमोशन, देखो हमने कोई भी स्टॉक फंडामेंटल करके हम हो जाते हैं इमोशनल, तो उस इमोशंस को बैलेंस करने के लिए ही टेक्निकल का काम आता है। जब टेक्निकल चार्ट हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी सिखाता है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहना सिखाता है। टेक्निकल चार्ट पे हम ये पता कर पाते हैं कि ये स्टॉक इससे नीचे अब नहीं गिरेगा। जैसे ही हम किसी भी स्टॉक में कोई पैटर्न बनता देखते हैं, कोई पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल्स बनते हुए देखते हैं, तो हमें क्लियर हो जाएगा कि अब ये स्टॉक इससे नीचे नहीं गिरेगा। तो यही तो बैलेंस करना है कि आपने फंडामेंटल एनालिसिस करते वक्त आपने, और पहली बात, मेरे मेंटोर इस चीज़ में एक चीज़ कहा करते थे, वी आर नेवर सो लकी कि हम 0 पे एंट्री करें और 100 पे एग्जिट करें। वी आर नेवर सो लकी। तो इस चीज़ को मैंने गांठ बांध रखी है। अगर मुझे कोई स्टॉक लेना है, मैंने कुछ चीज़ पसंद कर रखी है और मुझे पता है कि ये स्टॉक यहाँ से चल के और यहाँ तक जाएगा,
बहुत बार ऐसा होता है हम उसे नीचे पे पकड़ना चाहते हैं, नीचे पे पकड़ना चाहते हैं, स्टॉक नहीं पकड़ में आता, स्टॉक में कोई ना कोई बड़ा प्लेयर आ जाता है, एंट्री कर लेता है और हमें उसके बाद में स्टॉक लेना पड़ता है। तो उनकी ये बात मुझे बहुत हमेशा याद आती है कि इस दुनिया में इंडियन स्टॉक मार्केट में एटलीस्ट कोई भी पर्सन इतना लकी नहीं है कि वो जीरो पे एंट्री करे। नोबडी नोज कि स्टॉक का बॉटम कहाँ बनेगा और नोबडी नोज कि स्टॉक टॉप आउट कहाँ करेगा। हालांकि बॉटम टेस्टिंग भी जरूर होगी 2 से 3 बार, और ये जो टॉप जो रेजिस्टेंस बनेगा, रेजिस्टेंस को भी टेस्टिंग कम से कम 2 से 3 बार होती है। वो हमें देखने के बाद में बहुत बार ऐसा होता है, एक मान के चलना चाहिए हम अच्छे प्लेयर हैं। अगर हम 9-10 के आसपास एंट्री कर लें और 85-90 के आसपास हम एग्जिट कर पाते हैं ना किसी स्टॉक में से, मतलब जो एक शेयर का पूरा रन है, एक शेयर ने बहुत अच्छा जो पूरा बुल रन दिया, उसमें अगर हम 8, 9, 10 के आसपास एंट्री कर रहे हैं और 85 से 90 के बीच में एग्जिट कर रहे हैं, तो हमें मान के चलना चाहिए वी आर द बेस्ट प्लेयर। ठीक है, हमें कभी भी ये नहीं सोचना कि हम जीरो पे एंट्री करें और क्योंकि कोई है ही नहीं, कोई इतना किसी को नहीं पता मार्केट का बॉटम कब बनेगा, या कोई पैटर्न है उसका बॉटम कब बनेगा, या फिर कोई चार्ट है वो बॉटम कब बनेगा। सपोर्ट भी कोई ज़रूरी नहीं, अगर मैंने बोला कि 150 सपोर्ट है तो वो 150 ही है। उस 150 को आपको 145 से 155 के बीच का आपको मान के चलना पड़ेगा कि वो 145 भी हो सकता है और वो 155 भी हो सकता है। 2, 3, 4 रुपए, 1, 2, 3% आपको सबसे पहले तो ना दिमाग में जब भी ये क्वेश्चन आए कि मैं 4 रुपए महंगा क्यों लूं, तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग को ये सवाल देना है कि क्या ये स्टॉक मैंने ट्रेडिंग को लिया है या मैंने ये स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है। ट्रेडिंग में जो कहा जाता है ना कि गेन कितना चाहिए, केवल 5 से 10%। अगर आपने किसी स्टॉक को ट्रेडिंग के लिए उठाया है तो वहां पे मात्र गेन है आपका 5 से 10%। एक अच्छा ट्रेडर मिनिमम 5% का प्रॉफिट लेके ही जाता है और मैक्सिमम 15% का प्रॉफिट होने पे, दिखने पे वो बुक कर लेता है। एक अच्छे ट्रेडर की बात कर रही हूँ। और जो अच्छा इन्वेस्टर होता है वो मिनिमम एक स्टॉक से 30% लेके जाता है और 100% मिनिमम वो स्टॉक पे बुक करता है। ठीक है, तो इतना ये रेंज मैंने आपको जो बताई है, ये एक अच्छे इन्वेस्टर और एक अच्छे ट्रेडर की पहचान है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आपको स्टॉक लगे कि स्टॉक आपकी बाइंग रेंज से ऊपर जा रहा है, तो अपने आप को पहले ये क्वेश्चन करना है कि क्या मैं इसमें ट्रेड में घुसना चाह रही थी या इन्वेस्टमेंट में घुसना चाह रही थी। अगर आपको लग रहा है कि मैं ट्रेड के लिए ये स्टॉक ले रही थी और वो स्टॉक ऑलरेडी 3-4% ऊपर चला गया, तो उस केस में आपको वो ट्रेड नहीं लेना। क्योंकि आप ऑलरेडी उस स्टॉक में केवल 5, 7, 8, 10% मार्जिन के लिए घुस रहे थे, जिसमें से 3-4% वो ऑलरेडी बढ़ गया है। तो आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा, आपके हाथ में 3-4% आएगा। तो बेटर टू अवॉइड दैट ट्रेड, क्योंकि किसी भी ट्रेड में 1, 2, 3% के लिए घुसना, मुझे वो लगता है फिर कि आप मजदूरी कर रहे हो। मार्केट में 100, 200, 300 रुपए के गेन के लिए नहीं आना है। जब तक मिनिमम 5% का गेन आपको शॉर्ट ना दिखे, ट्रेड नहीं लेना। मिनिमम बोल रही हूँ, और मैक्सिमम अगर 15% का गेन है, आप ट्रेड काट लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप खुश रहोगे, आपका पैसा भी सेफ रहेगा, और ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी मानी जाती है। इन्वेस्टमेंट मिनिमम 30% का गेन अगर आपको नहीं दिख रहा है कहीं पे, चार्ट्स पे, फंडामेंटल के बेसिस पे, तब तक आपको वो स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं लेना है। इन्वेस्टमेंट में आपका टाइम होराइजन लंबा हो जाएगा, ट्रेडिंग में आपका टाइम होराइजन शॉर्ट रहेगा। तो उसी अकॉर्डिंग आपको अपने प्रॉफिट परसेंटेज भी बना के चलने हैं। तो जब भी आपने अपने दिमाग में ये क्लैरिटी दे दी कि ये स्टॉक मैं यहाँ से लेके यहाँ तक 80, 90, 100% के गेन के लिए स्टॉक मैंने लिया है, तो क्या हो गया अगर वो स्टॉक 1, 2, 3% आपकी बाइंग रेंज से ऊपर दिख भी रहा है, या क्या हो गया वो स्टॉक आपने जहां लिया था वहां से 2, 3, 4, 5% गिर भी गया। हाँ, जहां पे आपने लिया और अगर वो स्टॉक आपके लिए प्राइस से 20% गिर जाए, देयर इज अ प्रॉब्लम। तब आपको प्रॉब्लम है, आपने या तो गलत स्टॉक चूज किया है, या स्टॉक में कोई, जैसे IEX में अभी एकदम से अचानक से कोई न्यूज आ गई, ऐसी कोई स्टॉक में कोई न्यूज आ गई है, तब आपको केयरफुल होना है, तब आपका लिया हुआ डिसीजन गलत है। लेकिन एक माना जाता है जहां पे आपने एंट्री किया, अगर वो स्टॉक आपके एंट्री प्राइस से 2-5% नीचे, 2-5% ऊपर, अगर वो आपके स्टॉक प्राइस से 2-5% ऊपर, 2-5% नीचे है, आपको पैनिक नहीं करना। आपको ना तो ये सोचना कि लूं या नहीं लूं, ले लो। मैं आपको सच बता रही हूँ, मैं अपने आधे से ज़्यादा ट्रेड 9 बजे से पहले प्लेस करती हूँ कि मुझे ये स्टॉक लेना है, मुझे नहीं पता ये मेरे को कितने पे मिलेगा, मेरे को तो ये
जैसे ही मेरा फंडामेंटल एनालिसिस खत्म हुआ, टेक्निकल एनालिसिस खत्म हुआ, मैंने वो स्टॉक 9 बजे का ट्रेड डाल के लिया है। आई नेवर सिट ऑन स्क्रीन कि मैं सुबह 9:30 से और पूरा 4-3 बजे तक मैं स्क्रीन पे बैठूं और नहीं मुझे तो ये 150 पे लेना है तो 150 पे लेना है। मैं कभी स्क्रीन पे नहीं बैठती, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता आपने वो स्टॉक, अगर आपने 80-90% गेन के लिए लिया है, अच्छे खासे गेन के लिए लिया है, तो 2-5 रुपए ऊपर नीचे होने से स्टॉक में कोई फर्क नहीं पड़ता, अनटिल अनलेस स्टॉक में कोई बड़ी दिक्कत नहीं हो। और स्टॉक में बड़ी दिक्कत केवल तभी आएगी जब वो स्टॉक आपके लिए प्राइस से 20% कम से कम गिर जाए। अगर वो स्टॉक 2-5-4% गिरा है तो इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक में दिक्कत नहीं है, आपको कोई ना उसमें पैनिक होना चाहिए। लेकिन सेम विद कि अगर आप किसी स्टॉक में एंट्री करना चाह रहे हैं और वो आपको एंट्री लेवल से 2-3-4% ऊपर मिला है तो भी आपको नहीं डरना है, उसमें भी आप इक्वली आराम से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ध्यान उस चीज़ पे रखना है जो मेरे मेंटोर की मुझे आज भी याद है। और अगर कोई स्टॉक में लेना चाहती हूँ और वो थोड़ा बहुत बढ़ भी जाता है तो वी आर नेवर सो लकी कि हम 0 पे एंट्री करें और 100 पे हम एग्जिट करें, ठीक है। तो ये वाली मेंटालिटी के साथ हमें इस वाली चीज़ से छुटकारा मिल जाएगा कि हम थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे होने पे, पहली बात वो दिक्कत सबको होती है, लेकिन मैं अपनी दिक्कत वो कैसे दूर करती हूँ, ये वाली लाइन सोच के कि हम उतने लकी हैं ही नहीं जी कि हमें वो 0 पे मिलेगी एंट्री, हमें मिलेगी 10 पे एंट्री, हम खुश हैं 10 पे एंट्री लेके और हम 90 पे एग्जिट कर लेंगे, ठीक है। फिर सेकेंड क्वेश्चन इनका था कि बिजनेस पे फोकस करने की बजाय क्या प्राइस पे फोकस किया जाए। तो मुझे लगा कि अगर आप प्राइस पे फोकस कर रहे हैं ना तो कहीं ना कहीं आप ग्रीड से ग्रसित हैं, आपका नज़रिया बहुत शॉर्ट टर्म है, आपने वो केवल या तो शॉर्ट टर्म के लिए लिया है या शॉर्ट प्रॉफिट के लिए लिया है, ठीक है। तो इस तरह के स्टॉक्स या इस तरह की मेंटालिटी कि आप सिर्फ प्राइस पे फोकस कर रहे हैं, अगर आपने एक बिजनेस में इन्वेस्ट किया है ना तो स्टे इन्वेस्टेड। स्टॉक 50 बार ऊपर और 50 बार नीचे जाएगा। अगर आपको बिजनेस फंडामेंटल की पूरी जानकारी है, बिजनेस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एटलीस्ट देखो मैं ये नहीं कह सकती कि हमें सब कुछ पता होता है, बहुत सारी न्यूज़ हमें पता नहीं होती हैं, बहुत सारी न्यूज़ हम स्टॉक ले लेते हैं उसके बाद मार्केट में आती हैं, लेकिन एज फार एज पॉसिबल हमें अपने लिए हुए स्टॉक से, इसीलिए मैं बोलती हूँ कम स्टॉक लो लेकिन उन पे नज़र पैनी रखो, क्योंकि स्टॉक में के 50 शत्रु होते हैं, यहाँ पे 50 दुश्मन होते हैं। अगर आपने अपने स्टॉक का ध्यान नहीं रखा, स्टॉक ऊपर जाते रहेंगे, नीचे गिरते रहेंगे, आप टाइमली निकल नहीं पाओगे। 2-5% मैंने बोला आपको चिंता नहीं करनी, 20% अगर किसी स्टॉक में गिरावट है आपको चिंता नहीं, इनफैक्ट उस स्टॉक से एग्जिट प्लान बनाना है तुरंत बिना देरी के, क्योंकि 20% स्टॉक में गिरावट मतलब वो स्टॉक हो सकता है अब आगे 30%, 40% और 50% भी गिरे और आपका जो कैपिटल है वो पूरा 1-1 साल तक वहाँ पे ब्लॉक हो जाए। तो कैपिटल को ब्लॉक करना मुझे नहीं अच्छा लगता। और ये जो स्टॉप लॉस वाला कंसेप्ट है, मैं केवल और केवल इस केस में स्टॉप लॉस लगाती हूँ या इस केस में मैं लॉस बुक करके मैं बाहर आ जाना पसंद करती हूँ जब स्टॉक कुछ ज़्यादा ही गिर जाए। मैंने बहुत बार ऐसे किया है कि अगर स्टॉक गिर रहा है मैंने उसे वहां से एक बार पैसा निकाल लिया और वो जब गिर के लास्ट में बेस बना रहा है, कहीं पे जाके सपोर्ट बना रहा है, तो उसी स्टॉक में पैसा लगा के मैंने वहां से प्रॉफिट निकाला है। मतलब वो जो लॉस था अपनी लॉस रिकवरी की है या प्रॉफिट निकाला, आपको जो भी बोलना है। तो वो सारी चीज़ें आप टेक्निकल चार्ट्स पे कैलकुलेट करते हो, कभी भी इमोशंस आपको यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं करने। जितने ज़्यादा इमोशंस आप शेयर मार्केट में और शेयर्स के साथ इन्वॉल्व करोगे उतना ज़्यादा यहाँ आपको प्रॉफिट बुकिंग में दिक्कत होगी, टाइम पे या तो निकल नहीं पाओगे। बहुत बार ऐसा होता है चार्ट चिल्ला चिल्ला के आपको कहेगा कि प्रॉफिट बुक करो, स्टॉक कभी भी गिर सकता है, कभी भी गिर सकता है, प्रॉफिट बुक करो यहाँ से, लेकिन लोग नहीं करते। उनको लगता है कि स्टॉक इतना बढ़ गया, उसी वक्त न्यूज़पेपर में खबरें आने लगती हैं और उसी वक्त आप उसको लेके बैठे रहते हो और अगले रेजिस्टेंस, अगले मतलब उसके लिए टारगेट के लिए। तो अगर कहीं पे आपको चार्ट पे आपको रेजिस्टेंस शो हो रहा है, मैं अपनी नेक्स्ट 1-2 क्लास में आपको बताऊंगी कि अगर इस तरह की चीज़ें आपको दिख रही हैं, उसके बाद आप 50 कुछ मर्जी गणित लगा लेना, कुछ मर्जी फंडामेंटल लगा लेना, कुछ मर्जी टेक्निकल लगा लेना, वहां सेलिंग प्रेशर आएगा आएगा और आएगा, चाहे जो मर्जी जिस भी तरह का उस शेयर में डेवलपमेंट हो रही हो। लेकिन अगर कहीं पे रेजिस्टेंस है और मल्टी ईयर रेजिस्टेंस है, आपको डरना चाहिए मल्टी ईयर रेजिस्टेंस से, क्योंकि मल्टी ईयर रेजिस्टेंस पे बैठे होते हैं
बहुत बड़े बड़े बेयर्स, बहुत बड़े बड़े सेलर्स, बहुत बड़े बड़े ऑपरेटर्स जो उस रेजिस्टेंस तक तो वो शेयर को जाते हुए आराम से देखेंगे। कोई स्टॉक है, उसको जाने दिया जाएगा, आराम से जाने दिया जाएगा, लेकिन आप जरा उस रेजिस्टेंस को टच करो, वहां आप इतना इंटेंस सेलिंग प्रेशर आप देखोगे ना उन स्टॉक्स में कि फिर एक एक दिन में स्टॉक 10-10% गिरेगा, फिर किसी के बस की नहीं होता वो संभालना। ठीक है, तो इसलिए प्राइस पे फोकस नहीं करना। मैं ऑलवेज बिजनेस पे फोकस करती हूँ, चाहे मैंने कोई स्टॉक ट्रेडिंग के लिए भी क्यों ना लिया हो, चाहे मैंने शॉर्ट टर्म के लिए भी क्यों ना लिया हो, मैंने कभी भी सबसे पहले उसके बिजनेस पे फोकस किया है, और उसके बिजनेस पे फोकस करने के बाद उसके टेक्निकल चार्ट पे सपोर्ट लेवल्स को फोकस किया है। उस सपोर्ट लेवल्स के आसपास के प्राइसेस मुझे दिखते हैं, मैं एंट्री कर लेती हूँ। इसके बाद वो प्राइस ऊपर नीचे 50 बार 2% नीचे 2% ऊपर, ये वो जो मर्जी हो रहा है, फिर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती। तो ये चीज़ आपको भी थोड़ा सा कंसिडर करनी पड़ेगी अगर स्टॉक में आप रुकना चाहते हो। नहीं तो इतनी बार आपको डराया जाएगा, इतनी बार शेयर्स में सेलिंग कराई जाएगी। बस मेरा एक ये रूल याद रखना, अगर आपके खरीदे हुए प्राइस से स्टॉक 20% से ज़्यादा गिर जाए तो आपकी एंट्री गलत है, तो आपने कहीं गलत लेवल्स पे एंट्री की है, आपने सपोर्ट्स अच्छे से पहचाने नहीं है, आपने टेक्निकल चार्ट शायद अच्छे से पढ़े नहीं हैं। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट इनका क्वेश्चन था कि बाइंग रेंज से कितना शेयर अप होने पे शेयर बाई करना चाहिए। तो ये मैं बोलूँगी शार्प टेक्निकल चार्ट्स पे आपको शेयर्स को बाय या सेल करना है। कई बार बहुत बार अच्छा स्टॉक, अच्छे फंडामेंटल का स्टॉक भी मैं निकाल दिया करती हूँ अगर वो अपने नियरेस्ट सपोर्ट लेवल्स को ब्रेक करने की कोशिश करता है, या लगता है कि यहाँ पे नियरेस्ट सपोर्ट लेवल पे स्टॉक कमज़ोर होता हुआ दिखता है, तो मैं अपने अच्छा फंडामेंटल वाले स्टॉक को भी निकाल दिया करती हूँ। और रेजिस्टेंस मैं हमेशा देखो, मैं अगर बोलती हूँ कि मेरे ट्रेड्स में मुझे क्यों प्रॉफिट मिलता है ना, उसके पीछे एक बड़ा रीज़न है। फर्स्ट फंडामेंटल और उसके बाद टेक्निकल चार्ट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा मेरे लिए मैटर करते हैं। अगर कहीं पे रेजिस्टेंस है तो चाहे कितना भी अच्छी कंपनियों में एक बार कंसिडर करती हूँ कि प्रॉफिट बुकिंग की जाए, और अगर मल्टी ईयर रेजिस्टेंस है तो उसके बाद तो इनफैक्ट मैं री एंटर करने से भी पहले बहुत बार सोचती हूँ, बहुत बार वो स्टॉक मेरे काफ़ी टाइम, लंबे टाइम तक मेरे वॉच लिस्ट में रहेगा। ठीक है, तो बाइंग रेंज से कितना अप चला जाए तो ये आपको ध्यान रखना है। सपोर्ट से, या बाइंग रेंज की जगह आप सपोर्ट यूज़ करो, सपोर्ट लेवल से कितना अप चला जाए। तो वो अगेन अपना ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग वाला कंसेप्ट कि आप ट्रेड के लिए ले रहे थे कि इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे थे। अगर इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे थे तो 2-3% ऊपर नीचे लेना पड़ रहा है, डजेंट मैटर। बट अगर आप ट्रेड के लिए ले रहे थे तो उस केस में अगर आप 2-3% ऑलरेडी वो शेयर ऊपर चला गया है और आपको 5-7-8% पे ट्रेड ही काटना है, तो फिर लेने में कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो बाइंग, ये वाला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद सपोर्ट के कितना पास और रेजिस्टेंस से कितना दूर, एज पास मतलब एज नियरेस्ट एज पॉसिबल आपको सपोर्ट के पास आपको स्टॉक लेना है। और रेजिस्टेंस जब हम रेजिस्टेंस वाली क्लास में चलेंगे तब हम दिखाएंगे एज नियर एज रेजिस्टेंस हमें कई बार मौका मिलेगा, हर बार। लेकिन जब भी रेजिस्टेंस बनता है ना, तो आप देखना, सपोज कोई स्टॉक एक बार सपोज एक स्टॉक 80 रुपीज़ के आसपास बार बार टच करके गिर रहा है, तो आपको अलर्ट हो जाना है। आपको वो स्टॉक फिर चाहे 77-78 पे भी निकालना पड़े, फिर आप ये मत सोचना कि नहीं मैं तो 80 पे ही निकालूंगा। कोई ज़रूरी नहीं कि वो नेक्स्ट टाइम भी पूरा आपको 80 टच करके ही दिखाए। तो ये दिमाग को, मैंने बोला ना कि हमें एकदम लकीर का फ़कीर होके नहीं चलना कि रेजिस्टेंस अगर 80 पे बना है तो मैं अब दोबारा से जब स्टॉक 80 का रेजिस्टेंस टेस्ट करेगा मैं तभी एग्जिट करूँगा। नहीं, मैं यूजुअली कर दिया करती हूँ, मुझे अगर 78-79 का भाव भी मिला करता है तो मैं निकाल देती हूँ। और कहीं पे अगर मेरी बड़ी पोजीशन लगी है, कहीं पे मेरे 2 लाख 4 लाख रुपए लगे हुए हैं, तो उस केस में मैं 80 रुपये का तो बिल्कुल भी वेट नहीं करती। मुझे 77 और 77.5 मिलता है ना, मैं उससे एग्जिट कर लेती हूँ। ठीक है, जितना आप फिर मतलब रिस्की हो जाता है। अगर बहुत बार ऐसा होता है कि स्टॉक 77 छोड़ो, वो एकदम 77 टच करके और वो एकदम गिरने लगेगा, तो उस केस में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है आपका बड़ा पैसा ट्रैप होने की। हमेशा मैं बोलती हूँ, चाहे ट्रेडिंग करनी हो चाहे इन्वेस्टिंग करनी हो,
अपना कैपिटल ट्रैप नहीं करना। आपका कैपिटल आपका हथियार है इस शेयर मार्केट में। अगर वही आप एक जगह कहते हैं ना फंसा के बैठे रहोगे तो आप 5-5 साल भी बैठे रहोगे, आप जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस पे बैठे रहोगे। मैं कह रही हूँ अगर आपको किसी स्टॉक में 1-2 हज़ार का लॉस बुक करके उस स्टॉक से बाहर निकल के और अच्छे स्टॉक में अपॉर्चुनिटी दिख रही है, प्लीज गो देयर। क्योंकि कहीं भी कैपिटल ट्रैप करना मैंने बहुत बार देखा है। किसी ऐसे स्टॉक में फंस रहे हैं, उसमें उनका कैपिटल लगा हुआ है 1 लाख रुपए, वहां उन्हें 2-3 हज़ार का नुकसान हो रहा है, बट बिल्कुल भी नहीं चाहते, नहीं मैडम 2,000 रुपए का नुकसान नहीं बेयर कर सकते, हम इसे होल्ड कर जाते हैं। बट वॉट आई डू, मैं क्या करती हूँ मैं वो बता रही हूँ। मैं आपको नहीं कह रही कि आपको भी यही करना है, मैं जो कर रही हूँ वो बता रही हूँ। वहां वो 2,000 का लॉस बुक किया और उस बचे हुए 98,000 को एक ऐसी जगह लगाया जहां से उसी दिन से मेरे और अगले 1 साल के लिए उन 98,000 पे मुझे मिनिमम 10,000 का प्रॉफिट होगा, मिनिमम 10,000 का प्रॉफिट होगा। वहीं अगर वो पूरे 98,000 मेरे उसी लॉस मेकिंग स्टॉक में लगे होते, सपोज वो स्टॉक और भी ना गिरता और वहीं पे पूरा ट्रैप रहता, अगले 1 साल तक वो 2-3 हज़ार ऊपर नीचे घूमता रहता, उस केस में मेरा तो कुछ भी नहीं मिलना। लेकिन वो पैसा जो मैंने दूसरे स्टॉक में लगा दिया और वहां मुझे अगर सपोज 10,000 का प्रॉफिट हो गया, तो उसमें से अब वो मेरा 2,000 का नुकसान भी काट लो जो मैंने वो ये स्वैप करने में किया था। उस केस में भी मैं 8,000 प्रॉफिट में तो हूँ कम से कम। मैंने एक एफडी की ब्याज तो ली है, इन्फ्लेशन तो बीट किया है कम से कम। इन्फ्लेशन आपके कैपिटल पे, आपको कुछ भी करो कि अगर बड़ा कैपिटल है ना, कहीं पे 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए कहीं लगे हैं ना, आपको एटलीस्ट अगर मार्केट में आपको सस्टेन्ड लंबा जाना है, पोर्टफोलियो बनाना है ना, कम से कम आपका अगला 1 साल इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न आपको जरूर देना चाहिए। वरना तो आप चाहे 10 साल भी मार्केट में बैठे रहो, अगर आप इस तरह से, बहुत लोग होते हैं, मैंने मतलब 10-10 20-20 लाख के पोर्टफोलियो, जहां देखो स्टॉक बस फंसे पड़े उनके, ये स्टॉक में वो स्टॉक में वो स्टॉक में, आंसर किसी के पास किसी भी चीज़ का है नहीं, और लॉस नहीं, लॉन्ग टर्म होल्ड कर जाएंगे हम इस स्टॉक में, लॉन्ग टर्म हो जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म होने का क्या नुकसान है कि आपके जो 10 लाख है उस पर लॉस तो आपको शो हो ही रहा है, उसी के साथ आप इन्फ्लेशन का शिकार भी हो रहे हो। आज के सपोज आज के 3 साल बाद भी वो 10 लाख आपके 10 लाख ही नहीं है, वो 10 लाख की वैल्यू भी गिर चुकी है। तो कुछ भी करके आपको जो इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न है 7-8% वो लेने ही लेने हैं, ठीक है। फिर इनका क्वेश्चन था बाइंग रेंज रूल्स इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग ग्रेड के लिए, सेम या डिफरेंट? सेम है, कोई डाउट नहीं है। बाइंग रेंज के रूल्स जो मैंने अभी आपको बताए हैं वो दोनों ही रूल्स बता दिए। ट्रेडिंग के क्या रूल्स हैं? ट्रेडिंग में 2-3% मैटर करेगा और इन्वेस्टमेंट में 2-3% मैटर नहीं करेगा। ना 2-3% स्टॉक गिरने से मैटर करेगा, ना 2-3% उठे हुए से मैटर करेगा। फिर इनका क्वेश्चन था ट्रेडिंग ग्रेड शेयर में सही प्राइस पे बाय करना क्या इंपॉर्टेंट है या उसके फंडामेंटल देखना इंपॉर्टेंट है? तो मैं एक चीज बोलूंगी कि चाहे स्टॉक कैसा भी हो, बिना फंडामेंटल के, मैं अब नाउ ऑनवर्ड्स, छोटी मोटी गलतियां मैंने 2023-24 में की भी हैं कि बिना फंडामेंटल देखे, केवल प्राइस एक्शन देख के, जनता खरीद रही है, जनता भाग रही है, मैंने कुछ ऐसे स्टॉक ट्रेड जरूर किए थे। लेकिन इस तरह के ट्रेड्स में आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। किसी भी दिन स्टॉक में जो आपने 10-20% का प्रॉफिट दिख रहा है ना, वो एक दिन में वो आपका साफ होते हुए दिख जाएगा, जो स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। क्योंकि फंडामेंटली जो स्ट्रांग स्टॉक नहीं है ना, वो आप यूं समझो ऑपरेटर के लिए बहुत इजी होता है उसको प्ले करना, उसमें कुछ भी करना। लेकिन अगर कोई फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक है, उसको इन्वेस्टर लेके बैठा है, उसको ऑपरेटर चाहे जितना बिकवाना चाहे। आज रिलायंस इंडस्ट्री की बात करूं, एक एग्जांपल ले रही हूं, मैं पहले बता दूं, ना रिलायंस में इंटरेस्टेड हूं ना इन्वेस्टेड हूं, जस्ट एक एग्जांपल के लिए आपको बोल रही हूं। आज की डेट में एक 70-80-90 रुपए के फंडामेंटली वीक स्टॉक को अगर ऑपरेटर चाहे तो वो उसको एक दिन में 20% गिरा सकता है। लेकिन अगर वो चाहे रिलायंस इंडस्ट्री को वो 10% या 20% गिरा दे, इट इज ऑलमोस्ट कि सूरज रात में उग गया, वो नहीं कर सकता। रीजन, रिलायंस में बैठा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, रिलायंस में बैठा है जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक लेके सोच के बैठा है। वो आप जितना मर्जी एक दिन में स्टॉक को गिराने की कोशिश करो, आप गिराओ उसको 5%, या खरीदने वाले 50 लोग खड़े हो जाएंगे रिलायंस को। तो इसलिए कभी भी आपको, चाहे ट्रेडिंग ग्रेड हो
मैं आपको, अगर आपको शॉर्ट ट्रेड लेना सीखना है ना, तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि फंडामेंटली गुड स्टॉक में लिया हुआ ट्रेड आपको बहुत बड़ा लॉस भी नहीं कराएगा, ट्रैप भी नहीं करेगा। हमेशा आप देखना, ट्रैप करने वाले शेयर, अगर आपके पोर्टफोलियो में कहीं बड़ा पैसा ट्रैप है ना, उन स्टॉक में या तो आप किसी साइक्लिक सेक्टर वाले स्टॉक में फंसे हैं, वहां उसका शिकार है, या फिर आपने कोई फंडामेंटली पुअर स्टॉक, कोई भागता दौड़ता शेयर में आपने एंट्री की है। इन दो रीजंस के अलावा मैंने कभी किसी भी पर्सन को फंसते हुए नहीं देखा। फंसने वाले काम सिर्फ इन्हीं दो जगहों पे होते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटली गुड स्टॉक में अगर ट्रेडिंग करो, इन्वेस्टिंग करो, आपका सब चलेगा। चाहे मैं कह रही हूँ 2% ही प्रॉफिट हो, 10% ही हो, कितना भी हो, लेकिन आपको नुकसान भी नहीं होगा, कैपिटल 2 साल के लिए ट्रैप भी नहीं होगा। क्या हमेशा शेयर सर्च करते रहना चाहिए? ये डिपेंड करता है। अगर आपके पास टाइम है प्लीज कीजिए, नहीं टाइम है तो अपने ही स्टॉक का, जो भी आपका पोर्टफोलियो है 15 या 20 स्टॉक का, उन्हीं पे एटलीस्ट अपडेटेड रहिए। उनमें क्या चल रहा है ये आपको पता होना चाहिए। हाँ, आज आपने क्या ले रखा है उसमें कुछ पता नहीं है आपको। आज एक क्वेरी थी, उन्होंने क्वेरी की 3 स्टॉक पे, और तीनों में से मेरा कोई स्टॉक नहीं था। जिन स्टॉक पे अपनी स्टडी चल रही है, मेरे किसी भी स्टॉक पे उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। तीनों के तीनों स्टॉक उनके एकदम अलग दुनिया के थे, एकदम तीनों के तीनों स्टॉक का जिन सेक्टर्स पे अपने डिस्कशन चल रहे हैं उन सेक्टर्स से उनका कोई नाता नहीं था दूर दूर तक। फिर मैंने उनसे अपना जो मैंने उनको पढ़ाया वो पूछा, वो कंसेप्ट उनके दिमाग से साफ है। तो मैं इस तरह के लोगों को बिल्कुल क्लियर कट बता दूं, जिनका ध्यान, जो बहुत स्पेसिफिक पॉइंटेड होके अगर मार्केट नहीं पढ़ेंगे। मेरी कुछ ही क्लासेस हैं, मैं तो आपको 6 साल तो पढ़ाने वाली नहीं हूँ, ठीक है, और ना ही मैं आपको पूरी 5000 कंपनीज पढ़ाने वाली हूँ। मैं जो पढ़ा रही हूँ वो आपको कोर बेसिक कंसेप्ट पढ़ा रही हूँ। ये पढ़े हुए कंसेप्ट आपको हर सेक्टर, हर चीज में काम आएंगे। लेकिन अगर इस तरह से कि हम जो हमारे पास है हमें उसका कुछ नहीं पता, मैं बोल रही हूँ कि स्टॉक पे सर्च हमेशा करना चाहिए, हमेशा स्टॉक को देखते रहना चाहिए। लेकिन मैं आपको अपना बता दूं, मैं तीसरे स्टॉक के बारे में तब सोचती हूँ जिस दिन मैं अपने पूरे पोर्टफोलियो पे पूरी अपडेट लेके बैठती हूँ। मैं उस दिन तक कोई नया स्टॉक को हाथ भी नहीं लगाती, ना उसका फंडामेंटल करती, ना टेक्निकल करती, जब तक मेरे पास मेरे लिए वे स्टॉक के बारे में मेरे पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर मेरे पास टाइम कम है तो सबसे पहले मैं मेरे स्टॉक की न्यूज़, मेरे स्टॉक का फंडामेंटल, मेरे स्टॉक में कोई टेक्निकल चार्ट पे कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, ये वाली चीज़ मेरे पास होती है। उसके बाद मैं जाती हूँ अदर स्टॉक पे जाती हूँ। तो ये आपको अपने टाइम, अपने इंटरेस्ट उसके अकॉर्डिंग सेट करना है कि आपको अदर स्टॉक पे जाना है या नहीं जाना है। बट अगर आपके पास आपके पोर्टफोलियो में रखे हुए हर स्टॉक के बारे में अपडेट नहीं है, कब किसका रिजल्ट आया है, किसका रिजल्ट कैसा आया है, किस पे डिविडेंड मिलेगा, किस पे क्या मिलेगा, किसका बोनस हो रहा है, कौन सा स्प्लिट हो रहा है, ये सारे जो भी आपके 10 20 30 जो भी आप बियॉन्ड 30 तो मैनेज ही नहीं कर पाओगे। मैं ही नहीं कर पाती, मैं फुल टाइम शेयर मार्केट करती हूँ, मैं ही नहीं कर पाती। अगर 30 से ऊपर स्टॉक कर लिए मतलब समझो कहीं ना कहीं पे लॉस बुक करना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना अपडेशन है हर दिन स्टॉक मार्केट में। हर स्टॉक पे एक नई न्यूज़, हर तीसरे दिन हर स्टॉक पे कोई नई न्यूज़ निकलेगी, और इतना एक ह्यूमन माइंड के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो 30 35 40 50 साल में, जब उसके पास एक जॉब भी है, फैमिली भी है, और उसके बाद वो जाके केवल पूरा दिन रिसर्च करता रहे, इतना टाइम नहीं होता। फिर इनका क्वेश्चन है, शेयर लेने की सोच रहे हैं तो क्या रिजल्ट आने का वेट करना है या रिजल्ट के बाद लेना है? मैं इस चीज़ में बोलूँगी, अभी तो आपको अगर शेयर लेने के बारे में सोचना है ना, तो अगर आप उस शेयर में अगर आप उस शेयर से प्रॉफिट निकालना चाहते हैं, मैं अपनी बात बता रही हूँ, आपको आने वाले रिजल्ट का पहले से पता होना चाहिए। और ये पता कब चलेगा? जब आप उस सेक्टर से, उससे सब चीज़ों से रिलेटेड रहेंगे, उससे अपडेटेड रहेंगे। रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। मैं आपको ये बात वैसे आपको बहुत ऑड लग सकती है, बट आने वाले रिजल्ट के बारे में एक अच्छे इन्वेस्टर को कहीं ना कहीं कुछ अंदाज़ा होता है, केवल तभी उसमें बने रहें। ना तो रिजल्ट आने से कोई फ़र्क पड़ता है, ना रिजल्ट के बाद कुछ खास फ़र्क पड़ता है। वो ट्रेडर होते हैं, स्टॉक को 5-10% ऊपर या 5-10% नीचे रखते हैं। लेकिन अगर आपने कोई स्टॉक लिया है और वो लॉन्ग टर्म के लिए है, देखो ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है ना, ये ट्रेडर्स के लिए सूट करता है। अगर आपने कोई स्टॉक ट्रेडिंग के लिए लिया है
तो केवल आपको ये रिजल्ट वाली चीज को कंसिडर करना चाहिए। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है तो आपको ये रिजल्ट वाली चीज को कंसिडर ही नहीं करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इस कंपनी के पास अगले पूरे 1 साल 2 साल का बिजनेस है, इसका बिजनेस कहीं नहीं जाएगा, इसको जो अर्निंग्स आ रही हैं वो आएंगी ही आएंगी। अगर आपको इतना पता है, केवल और केवल तब जाके आपको एंट्री बनानी है। केवल एक क्वार्टर का रिजल्ट आपके इन्वेस्टमेंट को प्रभावित करना ही नहीं चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि बहुत बेकार के किसी रीजन की वजह से और किसी कंपनी का रिजल्ट खराब आ जाएगा, अच्छी कंपनी का रिजल्ट खराब आ जाएगा, वो कंपनी आपको थोड़ा सा नीचे मतलब मान के चलो कि 2 5 10% भी हो सकता है, कभी कभी रिजल्ट के बाद स्टॉक गिर जाता है, लेकिन वो एक बहुत ही टेम्परेरी असर होगा। ठीक है, अगर स्टॉक अच्छा है तो इन्वेस्टर जो उसको देख रहा है, जैसे कोई भी अच्छा इन्वेस्टर है, उसको उसको पता है कि अगर ये स्टॉक इतना गिरा है, ये रिजल्ट इस सपोज यूएस के किसी सैंक्शन की वजह से उस स्टॉक पे कोई फर्क पड़ गया, हो सकता है एक क्वार्टर के लिए उसमें कुछ असर नेगेटिव आ गया। अगर आपको पता है कि नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट सुधर जाएंगे, नेक्स्ट क्वार्टर तक ये असर नहीं रहने वाला, डेफिनेटली आप उस स्टॉक में बने रहो। लेकिन अगर आपको पता है कि ये वाली न्यूज, ये वाली बात या ये वाला गवर्नमेंट का डिसीजन अब इस स्टॉक या इस सेक्टर को अगले 1 साल 2 साल परेशान कर सकता है, तो प्लीज उस स्टॉक से आप बाहर आ जाओ। जैसे कि फार्मा सेक्टर में अब इन दिनों में बहुत गहरी चिंता हो रखी है। बहुत सारे फार्मा स्टॉक्स का ऑलमोस्ट 50% जो रेवेन्यू है ना, वो यूएस से आ रहा है। और बहुत सारे फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स में इस वक्त ये जो चिंता है ना, अब ये इसका कारण बन रही है कि अब आने वाले 1 से 2 साल के लिए शायद जितनी भी फार्मा सेक्टर की कंपनी है, अगर इन पे टैरिफ बढ़े तो इनके आने वाले जो अपकमिंग क्वार्टर्स हैं उनके रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। और रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे दैट मीन्स कि स्टॉक मार्केट में उनको सेलिंग कराई जाएगी। हर रिजल्ट खराब आएगा और उनकी सेलिंग कराई जाएगी। तो आपको रिजल्ट आने से पहले अपनी कंपनी के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन निकाल के रखनी है कि वो, पहली बात तो वो कंपनी किस सेक्टर की है और उस सेक्टर पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रशिया, क्रूड, यूएस, चाइना इकोनॉमी, इंटरनेशनल इकोनॉमी, इधर उधर जितनी सारी न्यूज़ है ना, जितने सारे न्यूज़ से के रिलेटेड जो भी उसका असर पड़ सकता है वो आपको पता होना चाहिए। और इनफैक्ट रिजल्ट आपको 1 2 क्वार्टर के नहीं, आपको अपनी कंपनी के अगले कम से कम 1 साल 2 साल के रिजल्ट की विजिबिलिटी होनी चाहिए। तो आप उस स्टॉक में बने रहो, आप उस स्टॉक को खरीदो जहां खरीदना है। अप ट्रेंड में खरीदना, अप ट्रेंड कैसे देखते हैं वो मेरी टेक्निकल क्लास का टॉपिक है, मैं आपको पढ़ा भी चुकी हूँ। तो अप ट्रेंड में लिया हुआ स्टॉक, रिजल्ट्स आपको ऑलरेडी पता होने चाहिए कि रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, कंपनी के पास बिजनेस आएगा। वो जो भी सेक्टर है, क्या वो इस साल परफॉर्म करेगा कि नहीं करेगा, ये आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। ठीक है, फिर इनका क्वेश्चन है क्या डिविडेंड देने वाली है तो बाद में लें या पहले लें। तो अगेन फिर से ये ट्रेडिंग का क्वेश्चन है। अगर आप देखो डिविडेंड को देख के कभी भी कि इस कंपनी का इतना डिविडेंड आने वाला है, आपको स्टॉक लेना ही नहीं है। डिविडेंड देख के केवल ट्रेडर्स आते हैं मार्केट में। किसी भी कंपनी को लेने वाले केवल ट्रेडर्स लोग होते हैं जो ये देख के कि डिविडेंड आने वाला है, मुझे 4 दिन में इतना रुपया मिल जाएगा, मैं 50,000 रुपये लगा दूं, मुझे 50-50 रुपये हर शेयर पे डिविडेंड मिल जाएगा, तो वो ट्रेडर होता है। कभी भी इन्वेस्टर डिविडेंड के लालच में स्टॉक नहीं खरीदेगा। हमेशा देखना, कंपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को एक तोहफा देती है डिविडेंड के रूप में कि आप हमारी कंपनी में 1 साल 2 साल 6 महीने से बने हुए हो, तो हम आपको रिगार्ड के तौर पे हम आपको डिविडेंड दे रहे हैं। लेकिन ये उल्टा नहीं करना कि डिविडेंड अनाउंस हुआ और आपको उस कंपनी में घुसना है। और यूजुअली मैं बता रही हूँ आपको, बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता भी नहीं होगी। बहुत सारे लोग डिविडेंड को देख के कि इस कंपनी में 100 रुपये का डिविडेंड आ रहा है, 50 रुपये का डिविडेंड आ रहा है, ये स्टॉक खरीद लेते हैं, 15 दिन में अपने पास ये इतने लगाए हुए पैसे पे हमें इतना पैसा डिविडेंड के रूप में मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही आप देखोगे ना, आप जो एक्स डेट होती है ना, एक्स डेट को ही ऑन द डे ऑफ एक्स डेट आपको वो स्टॉक जितना भी डिविडेंड है ना, वो ऑलरेडी वहां से डिस्काउंट मतलब लेस होके वो स्टॉक आपको दिखाई देगा। क्योंकि एक्चुअली वो डिविडेंड भी उसी प्राइस में से, स्टॉक के प्राइस में से ही एडजस्ट होता है वो डिविडेंड जो आपको मिलता है। तो कभी भी आप ये मत सोचना कि आपने 50,000 रुपये 10 दिन के लिए लगा दिए और आपको 10 दिन में आपको डिविडेंड मिल जाएगा।
ये नहीं करना है, बल्कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पे कंपनी आपको तोहफा देती है, ठीक है, लेकिन इसका उल्टा आपको नहीं करना। बाय प्रोडक्ट्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये आपके मनी ट्री के, डिविडेंड, बोनस, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो कभी भी आप हमेशा देखना, आप हमेशा फंसोगे। उस कंपनी में बोनस मिल रहा है, जाके हर 2 शेयर पे एक, जिस दिन आपके पास ये न्यूज़ आएगी ना, ऑलरेडी जो 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 यहाँ के जो ट्रेडिंग करा रहे होंगे ना, वो ऑलरेडी उस स्टॉक को लेके बैठे हैं कि आप खरीदो, ये न्यूज़ देखो, आप खरीदो और आप ऊपर पे लेके उस शेयर को बैठ जाओ। आपको डिविडेंड का लॉलीपॉप 2, 5, 10, 12 रुपए का लॉलीपॉप मिल जाएगा। उसके बाद आप पूरे 6 महीने आप उस स्टॉक में नीचे, क्योंकि कंफर्म गिरता है, 90% केसेस में मैंने देखा। हाँ, 1-2 बार सिर्फ मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जब मैंने ये देखा कि डिविडेंड के बाद भी शेयर वापस से चला है, लेकिन वो बहुत ही कम केसेस ऐसे थे। मैक्सिमम 90% केसेस में डिविडेंड के बाद स्टॉक गिरता ही है, और उसके बाद हम वहाँ पे, जो हम 10 दिन के लिए उस स्टॉक में घुसे थे, बिना फंडामेंटल एनालिसिस किए, बिना टेक्निकल किए, बिना न्यूज़ जाने, हम वहाँ पे 6 महीने के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो जाते हैं। और वो जो डिविडेंड हमें मिला था, वो एक हमें लॉलीपॉप जैसा लगने लगता है कि हम तो यहाँ घुसे थे ट्रेडिंग के लिए, और ये क्या हो गया, हमारा तो कैपिटल ही ट्रैप हो गया। कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका कैपिटल हमेशा ऑन वर्क रहना चाहिए। वो आपके पोर्टफोलियो के लिए हमेशा काम पे लगे होना चाहिए। वो ट्रैप हुआ मतलब आपका जो CAGR रिटर्न है ना, जो मैं बोलती हूँ कि 15% के आसपास का एंड मोर देन 15%, वो फिर आपका कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, जितना कैपिटल आपका जहाँ जहाँ ट्रैप होता जाएगा, ठीक है। टैक्स हार्वेस्टिंग जैसा एक कंसेप्ट होता है, मैं आपको किसी ना किसी क्लास में वो भी करवा दूंगी। टैक्स हार्वेस्टिंग नाम की भी एक चीज़ होती है। कैपिटल गेन अगर किसी साल बहुत ज़्यादा हो जाए, तो इट इज़ एडवाइजेबल कि अपने लॉस मेकिंग स्टॉक्स को बेच दो, ताकि जो आपका कैपिटल है वो तो फ्री होगा ही होगा, और जो आपका कैपिटल पे आपने मतलब जो आपने कैपिटल कमाया है लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में, उसमें आपको जो LTCG और STCG देना होगा, वो भी आपको कम भरना होगा। तो इस तरह के कंसेप्ट्स भी हैं। क्या एक्स डेट के बाद शेयर गिरता है? ये हाँ मैंने बता दिया, हाँ डेफिनेटली गिरता है, 90% टाइम्स गिरता है। तो ये आज की होगी अपनी क्वेरी क्लास। तो क्वेरी की ही काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। मैं 5 मिनट का ब्रेक लूँगी, ठीक है। उसके बाद मैं अपना क्लास स्टार्ट करूँगी इमोशनल इंटेलिजेंस का। जिसको भी रुकना है वो देख लेना, और जिसको जाना है वो जा सकता है। 5 मिनट का ब्रेक लूँगी बस।